नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जनवरी 2024 की जो मैगजीन है उसके सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, जनवरी 2024 के कुछ व्यक्तिगत कारणों से दोस्तों 2024 की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके 3 माह के जो मैगजीन है उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया था। उसमें एक हो गया जनवरी 2024, उसके बाद अप्रैल 2024 और जुलाई 2024। तो आगामी परीक्षा को देखते हुए जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश और सेंट्रल से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे परीक्षाओं में करंट अफेयर से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता दर्पण इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके सीरीज़ को हम लोग कवर करेंगे और अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको प्रतियोगिता दर्पण 2024 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर के दर्पण की वीडियो अपलोड है। बचे हुए 3 वीडियो को मैं जल्द ही इस एक सप्ताह के अंदर में अपलोड कर दूंगा और आज उसी के मद्देनज़र हम लोग जनवरी 2024 की जो वीडियो है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद 1-2 दिन में मैं अप्रैल 2024 के वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा और उसके 2-4 दिन के बाद मैं जुलाई 2024 के भी वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जनवरी से लेके सितंबर तक के सारे जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण की वो कवर हो जाएगी। और जल्दी ही इसको हम लोग आगे जो इस चैनल का अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्विज के माध्यम से भी इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज जनवरी 2024 की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है इसके पूरे बुक के निचोड़ को हम लोग 75 MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है एक्सप्लेनेशन में छुपे होते हैं। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। सिलक्वारा सुरंग जो हाल ही में चर्चा में रहा था किस राज्य में है? दोस्तों, ये जनवरी 2024 की जो मैगजीन है तो आपको नवंबर-दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे, तो ज़रूरी है इसको ध्यान से सुनने का। और एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलक्वारा सुरंग कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड में। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना बनी थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 134 है, तो वही राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्वारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूर को 28 नवंबर 2023 को की शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग जो NH 134 है, यहाँ पे 17 दिनों से 41 मजदूर फंस गए थे। सुरंग का निर्माण हो रहा था, जिन्हें 41 दिनों बाद 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित निकाल लिया गया। टनल से बाहर आए प्रत्येक मजदूर के लिए उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर धामी ने उन्होंने 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। और इस रेस्क्यू अभियान में अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया था। दोस्तों, आप को याद होगा तो काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय वर्ल्ड कप क्रिकेट, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, वो मैच खेले जा रहे थे भारत में ही, उस समय की ये घटना है। तो और अधिक चर्चा का विषय इसलिए भी रहा क्योंकि 2014 में जो रैट माइनिंग है ना, रैट होल माइनिंग, इसको NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन अंत में जो अंतिम 10 मीटर की खुदाई इसी के का सहारा लेके किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलक्वारा जो सुरंग है उसकी इसकी लंबाई 4.531 किलोमीटर है। लागत 854 करोड़ रुपया है। निर्माण जो 2018 के जुलाई महीना से यहाँ काम शुरू हो गया था। गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला ये सड़क है, NH 134 पर है। लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई को ये घटकर इस सुरंग के बन जाने से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। ठीक है, सिलक्वारा बटकोरा सुरंग। सिलक्वारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस सुरंग के निर्माण का कार्य भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। 4531 मीटर लंबी यह सुरंग
सड़क की दूरी को 26 किलोमीटर की यात्रा समय 45 मिनट तक कर देगा। तो ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे कितने मजदूरों को 28 नवंबर 2024 की शाम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? तो अभी हमने एक एक्सप्लेनेशन में देखा था, आप इसका उत्तर बता दीजिएगा। 21, 31, 25 या 41? तो सही उत्तर है दोस्तों 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलकियारा सुरंग में से सुरक्षित बाहर आए प्रत्येक मजदूर को उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी धनराशि दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक मजदूर को 1-1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत गणना के परिणाम आने के पश्चात निम्न में से किस राज्य ने सरकार की सेवाओं में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में SC, ST एवं OBC के लिए आरक्षण में वृद्धि की है? तो जिस राज्य सरकार ने यह जातिगत गणना अपने राज्य में करवाया था वहीं का यह मामला होगा। तो ये मामला बिहार का है, ठीक है, जिसे वर्तमान इसका कंडीशन ये, चूँकि ये नवंबर-दिसंबर 2023 की घटना है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण से पहले का प्रावधान क्या था, आरक्षण के बाद का प्रावधान क्या है। SC के लिए 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था, ST के लिए 1% से 2% कर दिया गया था, OBC के लिए 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया, EBC के लिए 18 से 25 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनका जो 10% है वो EWS जो हम लोग बोलते हैं वो 10% ही रहा था, ठीक है। इसको समझते हैं एक बार, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, बिहार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके लिए बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 नवंबर को मंजूरी प्रदान की थी। अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में कुल प्रतिशत जो था 60%, यह बढ़कर कितना हो गया है? 75% हो गया है, यानी 15% पर आरक्षण को और बढ़ा दिया गया। वर्तमान स्थिति ये है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया, ठीक है। बिहार की जातिगत गणना 2023 के परिणाम 2 अक्टूबर 2023 को जारी हुए थे। इस गणना में राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का 19.7% था तथा जनजाति की जनसंख्या 1.7% पाई गई थी। इसी आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, मतलब जितनी जाति है जितना प्रतिशत है उतना आरक्षण कर दिया गया था। तो इन SC ST के लिए 20 और 2% आरक्षण बढ़ा के कर दिया गया था, यानी 16 से 20 और 1 से 2। पिछड़े वर्गों की जनसंख्या जहां 27.1% जातिगत गणना में पाई गई है, किंतु इनके लिए आरक्षण का जो 12% था उसे बढ़ाकर 18% जहाँ किया गया। वहीं अति पिछड़े वर्गों राज्य की कुल जनसंख्या का जो 36% है उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो 18 से बढ़ाकर 25 किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न इसी से है, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक लागू होने के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो टोटल हो गई है दोस्तों 60 से बढ़कर हो गया है 75%। इसमें EWS को भी ऐड करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सही है? दोस्तों ये सारे ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। ए ऑप्शन है, वर्ष 2022 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई है। दोस्तों यह सही है। दूसरा ऑप्शन है, देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 2021 में 1,53,972 थी, जो 2022 में बढ़कर 9% वृद्धि हुई है और यह बढ़कर हो गई है 1,68,491। तीसरा ऑप्शन है, 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्याओं में 86.2% पुरुष और 13.8% महिलाएं थी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। सड़कों पे पुरुष ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा पुरुषों की है, कहाँ 86% और कहाँ 13, लगभग 14%, ठीक। तो ये चारों ही जो विकल्प है ये सही है, आप इसे ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही के वर्षों में देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उनके परिणाम स्वरूप मौतें। तो 2021 में जहाँ सड़क दुर्घटनाएं हुई थी 4,12,342 और इसमें इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कितनी थी? 1,53,972। वहीं 2022 में यह बढ़कर हो गई है, दुर्घटनाओं की संख्या हो गई है 4,61,312 और इन दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या जो है वो है 1,68,491। आगे भी इसी से प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 के अंत में देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी?
ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 63.63 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न, इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट जो है वह भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई। सर्वाधिक दुर्घटना किस राज्य में हुई? तो तमिलनाडु में। जबकि दुर्घटनाओं में के परिणाम स्वरूप हुई मौतों में सर्वाधिक जो संख्या थी वो उत्तर प्रदेश की रही। 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में 19.5% मौतें पैदल चलने वालों की, 2.9% मौतें साइकिल सवारों की तथा 44.5% दो पहिया वाहन चालकों की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प है देश में कुल सड़क मार्ग का 2.1% हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग का है, तो सही है। देश में कुल सड़क मार्ग का 2.8% हिस्सा राज्य राजमार्ग का है, तो ये भी सही है। 75% हिस्सा जिले सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें एवं परियोजनाओं सड़कों का है, तो ये सारे ही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई? तो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई और इन दुर्घटनाओं में मरने वालों में सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुई मौतों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 10वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजा गया? तो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने केरल, बंगाल, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है मामला। राज्य विधानसभा द्वारा पारित अनेक विधेयक को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक दबाए रखने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी यानी राज्य सरकार के पक्ष में टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने दी, जिसके पश्चात तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने लंबे समय तक रोके हुए कम से कम 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नवंबर 2023 में सरकार के पास विधानसभा में लौटाया था। राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर पुनर्विचार कर पुनः पारित करने के लिए एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा विशेष सत्र में पेश किया गया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के आधार पर ये सभी 10 विधेयक विधानसभा में पुनर्पारित किए गए। इनमें से 2 विधेयक 2020 में एवं 2 अन्य 2023 में विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किए गए थे। शेष 6 विधेयक मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सदन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह अपनी मंजूरी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित है ये? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाए गए निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण कानून को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने कानून को 17 नवंबर 2023 को रद्द कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 28 नवंबर 2023 के बीच भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? केरल, असम, गोवा या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है दोस्तों गोवा में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया
गोवा में 20 से 28 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। 9 दिन तक चले इस महोत्सव में 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों सहित 105 देशों की 270 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यह लगातार 20वां वर्ष था जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। लगातार 20 वर्ष से भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी, तथा ऐसा पहला महोत्सव कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके पश्चात मुंबई के बाद दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम आदि शहरों में आयोजित होने के पश्चात 2014 से लगातार गोवा में होते रहा है। तब से गोवा में ही यह प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा तथा इसे ही इस महोत्सव की अस्थायी आयोजन स्थल बना दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का जब भी आएगा तो एक नाम याद रखिएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है शेखर कपूर, माइकल डगलस, स्टुअर्ट गैट या रॉबर्ट कोलोडनी। तो सही उत्तर है दोस्तों शेखर कपूर। दोस्तों जितने भी ऑप्शन हैं इसको याद रखिए क्योंकि इन्हें कोई ना कोई पुरस्कार मिले हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किसे कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो सबसे जो पहला पुरस्कार है दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन थी? तो कैचिंग डस्ट 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की उद्घाटन फिल्म थी। किसकी निर्देशन में? तो निर्देशक थे स्टुअर्ट गैट। महोत्सव की समापन फिल्म कौन थी? द फेवरेट, निर्देशक रॉबर्ट कोलोडनी। अंतर्राष्ट्रीय जूरी के जो अध्यक्ष थे उन्हें किसे बनाया गया था? तो भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर को बनाया गया था। फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राष्ट्रीय ट्रॉफी जो है वो उसे स्वर्ण और रजत मयूर कहा जाता है। महोत्सव के अन्य पुरस्कार हम देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। एंडलेस बॉर्डर जो कि एक ईरानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो बुल्गारिया के फिल्म निर्देशक स्टीफन कोमोडोरोव को दिया गया। उनकी फिल्म थी ब्लागाज लेसन्स के लिए बुल्गारियाई फिल्म निर्देशक स्टीफन को दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ईरानी अभिनेता पुरिया रहीमी सैम को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर पुरस्कार तो फ्रांसीसी अभिनेत्री जो है मेलेनी थियरी, उनकी फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स में भूमिका के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और जो अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था एंडलेस बॉर्डर में भूमिका के लिए ईरानी अभिनेता पुरिया रहीमी सैम को। ठीक है, पार्टी ऑफ नेक्स्ट जूरी का विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी जो कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए इन्हें जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया था। किस निर्देशक की पहली फिल्म ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? किसी निर्देशक की पहली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया सीरियाई निर्देशक रेगर आजाद काया को व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए। ठीक है, अगला है पुरस्कार ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसे दिया गया? तो एंथनी चेन को दिया गया फिल्म ड्रिफ्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज किसे दिया गया? तो दीपक कुमार मिश्रा की पंचायत सीजन 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया। सिनेमा में जीवन प्रयत्न योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिए गए? तो हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को दिया गया। और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया गया। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्तों। कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा। जैसे 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो शेखर कपूर को बनाया गया था। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हमने देखा एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आपको 4 मिलान है, उसको मिलाने हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बुल्गारियाई फिल्म ब्लागाज लेसन्स के लिए स्टीफन कोमांडेरेव को, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो ईरानी अभिनेता पुरिया रहीमी सैम को फिल्म एंडलेस बॉर्डर के लिए, तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फ्रांसीसी अभिनेत्री मिलेनी थियरी को फिल्म
पार्टी ऑफ फूल्स के लिए, तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया है पंचायत सीजन 2 को। तो ये सारे ही विकल्प सही है, मैंने पीछे भी इसको रिवीजन करवाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन की शुरुआत कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो यह शुरुआत की गई है, पीएम जनमन शुरुआत की गई है 15 नवंबर 2023 को। और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये पीएम जनमन। तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले प्रधानमंत्री, अब जनमन का फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में खूंटी के एक कार्यक्रम में किया। याद रखिएगा, झारखंड के खूंटी में। इसका उल्लेख 2023 के बजट में भी 2023-24 के बजट में भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की थी। 9 विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से पक्के मकानों, संपर्क मार्गों, नल जल आपूर्ति, छात्रावासों के लिए निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, सड़कों के सौर प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टावरों की स्थापना जैसे कार्य इस अभियान के तहत संबंधित मंत्रालय द्वारा पूरे किए जाएंगे। किन क्षेत्रों में? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश या देशों से अफगान शरणार्थियों के निष्कासन का मामला सामने आया है? तो अगर आपको याद होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान, इन देशों ने अपने देशों से अफगानियों को बाहर निकालने का एक आदेश जारी किया था। ठीक है, देख सकते हैं आप मैप में कि एक तरफ है अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान और अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेज के देश में रह रहे अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए आदेश सितंबर 2023 में जारी किए थे तथा इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 की समय सीमा निर्धारित की थी। संयुक्त राष्ट्र सूत्रों के अनुसार लगभग 17 लाख अफगान पाकिस्तान में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। इनमें से लगभग 6 लाख लोग 2021 में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के पश्चात से वहाँ से भागकर पाकिस्तान में जा पहुँचे थे। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान ने भी अवैध रूप से रह रहे अफगानों के निष्कासन का काम शुरू किया है। इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल उन अफगानों के लिए है जो तालिबानी शासन शुरू होने पर अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान या ईरान पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2023 को भारत व अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहां संपन्न हुआ? तो यह वार्ता संपन्न हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। यहां पे देख सकते हैं 2+2 वार्ता क्या है। तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बातचीत करते हैं। भारत व अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। 10 नवंबर की वार्ता इस श्रृंखला की 5वीं 2+2 वार्ता थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन शामिल हुए। तो उसी तरह भारत की ओर से विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की। भारत में सैन्य बख्तरबंद वाहनों के सह उत्पादन पर सहमति इस वार्ता में बनी। भारत में GEF 414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GE एरोस्पेस HAL के बीच वाणिज्यिक स्तर पर चल रही बातचीत पर दोनों देश पक्षों ने संतोष व्यक्त किया। तो इन वार्ता का मुख्य निचोड़ यही रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 नवंबर 2023 को भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुई? अमेरिका के साथ भी, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो ये भी जो वार्ता थी ये नई दिल्ली में ही संपन्न हुई, देख सकते हैं यहाँ पे। और 2+2 वार्ता क्या होता है? समकक्षी यानी दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बात करते हैं। अमेरिका के साथ साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न करने के 10 दिन पश्चात ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में ही संपन्न की। इस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया की ओर से रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी है, और विदेश मंत्री पेनी वंग शामिल हुए, जबकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का यह दूसरा संस्करण था। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली 2+2 वार्ता सितंबर 2021 में नई दिल्ली में ही संपन्न हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिमाइंड करा देते हैं। नवंबर 2023 में भारत ने निम्न में से किन दो देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न की? तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दोस्तों भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता संपन्न करता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और जापान के साथ। ठीक है,
4 देश वहीं हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया? तो यह देश और कोई नहीं, अफगानिस्तान है। अक्टूबर 2023 में संपन्न संसदीय चुनाव के पश्चात न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में संपन्न संसदीय चुनाव के परिणामस्वरूप नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी तथा ACT न्यूजीलैंड पार्टी की गठबंधन सरकार नवंबर 2023 में वहां बनी है तथा नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में 27 नवंबर 2023 को शपथ ली। प्रधानमंत्री के पद पर क्रिस हॉपकिंस, जिन्होंने जनवरी 2023 में ही जेसिंडा एंडरसन के त्यागपत्र के पश्चात कार्यभार संभाला था, का स्थान न्यूजीलैंड के नेशनल पार्टी के 53 वर्षीय लक्सन ने लिया है। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में संपन्न चुनाव के पश्चात अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति है जेवियर मिलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने यहाँ से भारतीय सेनाएं हटाने का अनुरोध भारत सरकार से किया है? तो यह कोई और देश नहीं, मालदीव है। ठीक है, मालदीव के बारे में आप सब कोई जानते ही हैं, किस तरह वहाँ की जो मोईजी सरकार है वो चीन समर्थित है और भारत आउट के नारे के साथ ही उन्होंने चुनाव में जीती है, तो उसे अपना पैंतराबाजी करना है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया? दोस्तों, ये नवंबर 2023 की घटना है और वर्तमान स्थिति ये है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री से वहाँ से निर्वाचित कर दी चुकी है, वो भारत में निर्वासन का ज़िंदगी जी रही है। वहाँ पे छात्रों के आंदोलन के फलस्वरूप ये सारी घटनाएं हुई है। तो उस समय की बात है, तो वहाँ पर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन दोनों ने मिलकर किया था। 1 नवंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच एक नए रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला और बांग्लादेश के अखाउड़ा के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच भाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत होगी। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किए गए 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल इंजन में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है। 2 अन्य परियोजनाओं में 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल है। 1320 मेगावाट की इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के NTPC और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से की गई है। बांग्लादेश के अखाउड़ा और भारत के किस राज्य के बीच रेल लिंक का उद्घाटन हाल ही में हुआ, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है? तो त्रिपुरा के अगरतला से। ठीक है, भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2023 के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में भारत का 22वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। दोस्तों, भारत के अतिरिक्त टर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ओमान, वियतनाम, ट्यूनीशिया व थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम सहित 13 देशों के सक्रिय भागीदारी इस मेले में थी। इस वर्ष मेले का जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम था। इस वर्ष मेले में 2 राज्यों बिहार व केरल को साझेदार राज्य, बिहार और केरल को पार्टनर स्टेट तथा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो बिहार और केरल को स्टेट पार्टनर और दिल्ली, जम्मू, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को फोकस स्टेट का दर्जा प्राप्त था। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को स्वर्ण, असम को रजत व राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया, जबकि विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात को प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट भी है, विषयगत प्रस्तुति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण, त्रिपुरा को रजत, आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक और तमिलनाडु, नागालैंड व गोवा को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान व निकोबार को स्वर्ण, लद्दाख को रजत प्रदान किया गया और स्वच्छ पवेलियन के लिए पंजाब को स्वर्ण, हरियाणा को रजत, छत्तीसगढ़ को कांस्य व हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। विदेशी मंडपों में संयुक्त अरब अमीरात ने स्वर्ण,
थाईलैंड ने रजत, तुर्की ने कांस्य पदक जीता, जबकि मिस्र को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मंत्रालयों व विभागों पीएसयू, पीएसवी और वह कमोडिटी बोर्ड श्रेणी में आयुष मंत्रालय को स्वर्ण, करदाता सेवा महानिदेशालय को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, आयकर निदेशालय ने रजत संयुक्त रूप से, व रेल मंत्रालय ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय मेले का थीम क्या था? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन राज्यों को साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो पार्टनर राज्य जो थे कौन थे? केरल और बिहार था। पार्टनर राज्य केरल और बिहार था। यहाँ के कुछ गलत हमने देखा, तो मैं इस वर्ष 2 राज्यों बिहार केरल, पार्टनर राज्य केरल और बिहार था। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती हो गई है। पार्टनर राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो केरल और बिहार था। ठीक है, इसे हम लोग सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले किन राज्यों को फोकस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो फोकस राज्य का दर्जा दिया गया था दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को। और ठीक है, और साझेदारी राज्य का जो दर्जा दिया गया था बिहार व केरल को। यहाँ पे आप कुछ मिसप्रिंट हो गई है मेरे से ही, यहाँ पे देख सकते हैं। इस वर्ष मेले में 2 राज्यों बिहार व केरल को साझेदारी राज्य यानी पार्टनर स्टेट, और फोकस राज्य जम्मू कश्मीर, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मेरे से सिलेक्शन में कुछ यहाँ पे गलती हो गई है, मैं इसे सुधार दूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है ये। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय 442 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? तो यह 442 डॉलर से बढ़कर हो गया है $2389। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज उछाल दर्ज किया है, जब यह $442 से बढ़कर कितना हो गया? $2389 हो गया है। इसके साथ ही देश में निर्धनता का जो अनुपात है 2014 से 2019 के बीच 40% से घटकर 10% ही रह गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अन्य आंकड़ों के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो गिरावट वो है 25% से घटकर 15% रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशेष सुरक्षा बल यानी एसपीजी के नए निदेश प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एसपीजी के जो नए प्रमुख है वो है आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा दल यानी विशेष सुरक्षा दल आलोक शर्मा एसपीजी के नए निदेशक। नवंबर 2023 को इस पद पर नियुक्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के श्री आलोक शर्मा अरुण कुमार सिन्हा का स्थान लिया है, जिनका निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया था। इस नियुक्ति से पूर्व एसपीजी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में आलोक शर्मा कार्यरत थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना मूलतः प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संसद के एक अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है? तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीहा या न्यायमूर्ति संदीप मेहता, तो इन तीनों की ही नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो प्रधानमंत्री को सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है। हाल ही में संपन्न 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा, मराया विल्सन, सियनिस पेलेसियस या एंटोनियो पोर्सिल्ड? तो सही उत्तर है दोस्तों सियनिस पेलेसियस। निकारागुआ की हैं ये, इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 की 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में नवंबर 2023 में संपन्न हुआ। कहाँ? अल सल्वाडोर में। और इसमें निकारागुआ की 23 वर्षीय सियनिस
पेलेसियोस ने खिताब जीता। किसका? मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सियनिस पेलोसियस। थाईलैंड की एंटोनियो पोर्सिल्ड सेकेंड नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन थर्ड नंबर पर, यानी द्वितीय उपविजेता रही। इसी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने किया था और वो टॉप 20 में स्थान बनाने में भी सफल नहीं रही। भारत की अब तक 3 सुंदरियां ही विश्व मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इसमें 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में जो रिसेंट हरनाज संजू थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरुण कुमार सिन्हा, आलोक शर्मा, हीरालाल सामरिया या यशवर्धन सिन्हा? तो सही उत्तर है दोस्तों हीरालाल सामरिया भारत के 22वें सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान संयुक्त रूप से किया गया है। किसको? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में वर्ष 2023 का इन्फोसिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को इन्फोसिस का इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस क्षेत्र का पुरस्कार इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस पुरस्कार 2023 के तहत इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस क्षेत्र के पुरस्कार प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, आईआईटी कानपुर। इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न है दोस्तों। ये सारे विकल्प को मैं एक बार क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद करा देता हूँ। वर्ष 2023 के इन्फोसिस पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही है? सारे विकल्प को ध्यान से सुनिएगा। मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में यह पुरस्कार जानवी फाल्के को दिया गया। लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला, जो कि आईआईटी कानपुर से हैं, उनको दिया गया। फिजिकल साइंस के क्षेत्र में यह पुरस्कार मुकुंद थट्टाई, जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के हैं, उनको दिया गया। सोशल साइंसेज के क्षेत्र का यह पुरस्कार प्रोफेसर करुणा मटेना, जो कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, उनको दिया गया। और वहीं गणित विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार भार्गव भट्ट, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए के हैं, उनको दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे को विकल्प के अनुसार दिया गया है, तो उपरोक्त सारे ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के पुरुषों का बैलोन डी'ओर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो यह है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने यह पुरस्कार जीता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका का बैलोन डी'ओर पुरस्कार फुटबॉल से रिलेटेड है, वो हर वर्ष दिया जाता है। तो इस वर्ष 2023 का पुरस्कार दिया गया अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। बैलोन डी'ओर पुरस्कार पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, और महिला वर्ग में तो स्पेन की एइताना बोनमाती को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी किसे दिया गया? तो रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलने वाले ब्रिटिश फुटबॉलर जूड बेलिंघम को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी किसे दिया गया? तो एस्टोन विला के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के फुटबॉलर एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर तो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले नॉर्वे के फुटबॉलर एलेंस हॉलैंड को दिया गया। बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी को। बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार तो एफसी बार्सिलोना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के महिलाओं का बैलोन डी'ओर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्पेन की एइताना बोनमाती को दिया गया। किस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो पुस्तक का नाम है दोस्तों प्रोफेट सॉन्ग। यहाँ पे देख सकते हैं राइटर पॉल लिंच और उनकी जो पुस्तक है प्रोफेट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र को आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। लगभग 1000 दिन तक चले आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों तथा 3 मंत्रालयों को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। इन्हें यह पुरस्कार 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिया। तो इसके तहत सर्वश्रेष्ठ
राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर, द्वितीय पुरस्कार गुजरात और तृतीय पुरस्कार हरियाणा व राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय के पुरस्कार जो है वो प्रथम पुरस्कार विदेश मंत्रालय को, द्वितीय पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को और तृतीय पुरस्कार रेल और शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किस मंत्रालय को आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विदेश मंत्रालय को, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को और मंत्रालय के क्षेत्र में विदेश मंत्रालय को। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय डायरेक्टर को वर्ष 2023 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड के तहत डायरेक्टोरेट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है एकता कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अगेन एंड अगेन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की लेखक है जोनाथन एविसन पुस्तक अगेन अगेन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कॉमन येट अनकॉमन के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति। पुस्तक कॉमन येट अनकॉमन की लेखक है सुधा मूर्ति। 50वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है? तो इसे नामित किया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमिल्स 2024। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष के रूप में नामित किया है। कैमिल्स से तात्पर्य ऊंट के बच्चों से है। यह देखते हुए कि कैमिल्स पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है। रेगिस्तान के क्षेत्रों में ऊँट ही हैं जो उनकी जीविका का साधन होता है। कैमिल्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को कैमिल्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव FAC खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था, जो 2024 में इस वर्ष मनाया जा रहा है। भारत व निम्न में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 9वां संस्करण पुणे में 16 से 29 नवंबर को संपन्न किया? तो यह किया कौन? भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने 9वां संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को किसके 525वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष स्मारक डाक टिकट व 525 रुपये का सिक्का जारी किया? तो यह मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर। भगवान श्री कृष्ण की भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में 23 नवंबर 2023 को आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में उन्होंने उनके सम्मान में 5 रुपये का स्मारक डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उन्होंने जारी किया। सिक्के में एक और मीराबाई के चित्र के नीचे 1498 से 2023 तथा दूसरी ओर अशोक स्तंभ के नीचे 525 अंकित है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो पुरुष वर्ग में सूबेदार जसवंत सिंह बघेल। और महिला वर्ग में किसने? तो महिला वर्ग में रीनू। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को प्रयागराज में आयोजित 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में सेना के सूबेदार जसवंत सिंह बघेल ने और महिला वर्ग में CISF की रीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इस दौड़ का आयोजन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में किया जाता है। T20 घरेलू क्रिकेट 2023-24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने पहली बार जीती है? तो यह जीता है पंजाब ने। BCCI की T20 घरेलू क्रिकेट की 2023-24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को फाइनल में पंजाब व बड़ौदा के बीच हुआ। मोहाली में 6 नवंबर को खेले गए इस मैच में बड़ौदा को 20 रनों से हराकर पंजाब ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट में पंजाब टीम का नेतृत्व मनदीप सिंह ने किया था। पंजाब टीम के ही अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है। इस खिताबी विजय के लिए 80 लाख की राशि BCCI द्वारा विजेता टीम यानी पंजाब को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्न में से किस क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा बहुत खतरनाक बल्लेबाज, भारत की डायना एडुल्जी महिला खिलाड़ी, भारत के वीरेंद्र सहवाग तूफानी बल्लेबाज। तो इन तीनों को ही ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड
को किसने तोड़कर अपने नाम किया है? बाबर आजम, केन विलियमसन, विराट कोहली या रोहित शर्मा? तो सही उत्तर है दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतकों के रिकॉर्ड जो था 49 उसको तोड़ दिया है। अब 50 शतक उस समय तक विराट कोहली के हो गए थे। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने 15 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप 2023 के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेले गए मैच में यह किया। सेमीफाइनल मैच में शतक बनाकर इतिहास रचा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका यह 50वां शतक था। इसके साथ ही ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 49 शतकों के सचिन के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन सचिन के 100 शतक अभी भी सर्वोपरि है। विश्व कप क्रिकेट के 2023 के एक मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया। वह खिलाड़ी कौन है? तो वह है श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, रांची में 29 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को संपन्न महिलाओं की 7वीं एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी का खिताब किसने जीता? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या चीन? तो यह खिताब भारत ने जीता। 5 नवंबर 2023 को गत विजेता जापान को इस मुकाबले में 4-0 से हराकर भारत ने इसका खिताब जीता। भारत व जापान के अतिरिक्त 4 अन्य टीमें चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया व थाईलैंड थी इस टूर्नामेंट में शामिल थी। भारतीय टीम का नेतृत्व सविता पुनिया ने किया। भारत ने दूसरी बार इस द्विवार्षिक टूर्नामेंट का खिताब जीता। इससे पूर्व 2016 में भी भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था। महिला टीम टेनिस के वर्ष 2023 के बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब कनाडा ने जीता। 2023 के टेनिस सत्र की समाप्ति पर पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने नंबर 1 रैंक का खिताब हासिल किया? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यह खिताब हासिल किया। जोकोविच ने 8वीं बार वर्ष का समापन पर नंबर 1 खिलाड़ी रहते हुए यह कारनामा किया है। महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2023 के अंत में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने यह नंबर 1 रहने का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन भी यही है, महिलाओं में नंबर 1 कौन था? तो इगा स्वियाटेक। यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषों और महिलाओं का ये रैंकिंग। वर्ष 2023 का डेविस कप टेनिस खिताब किस टीम ने 47 वर्षों के पश्चात अपने नाम किया है? जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या इटली? तो सही उत्तर है दोस्तों इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच कहाँ संपन्न हुआ? तो यह गोवा में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ। 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त सेना की टीमें इन खेलों में शामिल हुई। 43 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन जिनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10,000 से अधिक थी। यह पहला ही अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ है। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को किया था। गेट सेट गोवा 15 दिनों तक चले इस खेलों का आदर्श वाक्य था, यानी मोटो था। जबकि भारतीय बाइसन अर्थात गौर, जो भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो गोवा का राजकीय पशु भी है, इन खेलों का शुभंकर यानी मस्कट था। इसे मोगा नाम दिया गया था। मोगा शब्द कोंकणी से बना है जिसका अर्थ होता है प्रेम। 80 स्वर्ण, 69 रजत व 79 कांस्य पदक सहित सर्वाधिक 228 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने इन खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप की राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं महाराष्ट्र ने 1994 के पश्चात यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हाल ही में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र रहा। देख सकते हैं 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित 288। दूसरे नंबर पर सेना रहा, तीसरे नंबर पर हरियाणा, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और केरल 5वें नंबर पर रहा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब कब कहाँ कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था मोगा। मोगा क्या है आपको पता है, एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया है। आईसीसी का एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों बहुत दुखद है ये न्यूज़ पढ़ते हुए, क्योंकि भारत को फाइनल में हरा के ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता था। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे और ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान पैट कमिंस थे। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो गुजरात के अहमदाबाद में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो आपको याद होगा दोस्तों, ट्रेविस हेड।
आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड या मोहम्मद शमी। तो आप देख सकते हैं कि विराट कोहली ने सर्वाधिक 11 मैच में 765 रन बनाए और उन्हें ही मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज थे दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक, इन्होंने 4 शतक बनाया, तो यह सही है। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने बनाया, 9 अर्धशतक, ये भी सही है। सबसे तेज गति से शतक इस विश्व कप में बनाए ग्लेन मैक्सवेल ने, 40 गेंदों पर इन्होंने बनाए, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी मैक्सवेल ने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के 2001 रन अभिजीत, तो ये सही है, आपको याद होगा वो मैच। सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर 428, 5 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के विरुद्ध, तो ये भी सही है। न्यूनतम टीम स्कोर 55 रन श्रीलंका ने भारत के खिलाफ, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त तीनों ही विकल्प सही है। आईसीसी क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत को 6 विकेट से फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 को खेले गए आईसीसी एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 19 नवंबर के खेला गया। इस मैच में पैट कमिंस के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 विकेट से विजयी रही। दोनों टीमें विश्व कप के फाइनल में दूसरी बार आमने सामने थी। इससे पहले 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर विश्व कप जीता था। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की विजेता बनी है, 50 ओवर वाली, ठीक है। इससे पूर्व 1987 में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर, 1999 में पाकिस्तान को हराकर, 2003 में भारत को हराकर, 2007 में श्रीलंका को हराकर और 2015 में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। 2023 के विश्व कप के में भारत के लिए अत्यधिक हताशा की स्थिति यह रही कि राउंड रोबिन लीग में अपने सभी 9 मैच तथा सेमीफाइनल जीतने के पश्चात केवल फाइनल मैच में ही पराजय का सामना करना पड़ा था भारत को। इस विश्व कप में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ही एक ऐसी टीम थी जिसने सेमीफाइनल व उससे पहले के सभी 9 मैच लीग मैच जीते थे तथा केवल फाइनल में ही वह पराजित हुई थी। 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.30 लाख दर्शकों की उपस्थिति में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 240 रन भारतीय टीम ने बनाई तथा विजय के लिए 241 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया टीम ने 43 ओवर में 6 विकेट शेष रहते ही प्राप्त कर लिए। भारतीय टीम की 240 रनों की पारी में सर्वाधिक 66 रनों का योगदान केएल राहुल का रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वोच्च 137 रन की पारी ट्रेविस हेड ने खेली। फाइनल मैच में मैन ऑफ द पुरस्कार भी ट्रेविस हेड को दिया गया। 46 दिन तक चले इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक 765 रन भारत के विराट कोहली ने बनाए, उन्हें ही मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। सर्वाधिक 24 विकेट लेने के लिए पुरस्कार भारत के मोहम्मद शमी को दिया गया। $1 करोड़ इनामी राशि के इस टूर्नामेंट में $40 लाख की राशि विजेता टीम को तथा $20 लाख की राशि उपविजेता टीम को दिया गया। भारत सहित कुल 10 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। इस विश्व कप में 2 सेमीफाइनल व फाइनल सहित कुल 48 मैच खेले गए। यह मैच 10 विभिन्न शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में खेले गए। आगामी 14वां विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। तो आगामी विश्व कप 2027 में होगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली, सबसे तेज गति से शतक ग्लेन मैक्सवेल, सर्वाधिक चौके विराट कोहली, सर्वाधिक कैच डेलिल मिशेल, सर्वाधिक व्यक्तिगत पारी ग्लेन मैक्सवेल, सर्वश्रेष्ठ स्कोर दक्षिण अफ्रीका, सबसे निम्नतम स्कोर श्रीलंका। और एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक विकेट लेने वाले तो भारतीय मोहम्मद शमी 7 मैच में 24 विकेट, सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा 11 मैच में 31 छक्के। टीमों का संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 10 टीमें जो शामिल थी। उसके बाद कब कौन सी टीमों ने विश्व कप जीता है उसका भी लिस्ट है यहाँ पे। साथ ही भारत ने किस विश्व कप में क्या प्रदर्शन रहा वहाँ भी वो भी लिस्ट में शामिल है। साथ ही विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी अब तक की किसकी रही वो भी लिस्ट आपके सामने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी अफेयर्स। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो के कंटेंट आपको कैसे लगे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।